सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है, लखनवी अर्थात लखनऊ से संबंधित, अंदाज अर्थात तरीका। लखनवी अंदाज, लखनऊ को बच्चों नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि नवाबों के रहन सहन, खान पान, सभी तौर तरीके और सभी अंदाज अनोखे ही होते हैं। तो इस पाठ में भी लेखक यशपाल जी ने एक व्यंग्य तौर पर यह लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कथ्य अर्थात जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं होगा तो हम किसी कहानी को नहीं लिख सकते, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा अवश्य जा सकता है। अर्थात किसी भी लिखी गई बात को पढ़ा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई कहानी छिपी हो। कहानी लिखने के लिए तो मन में विचार का होना आवश्यक होता ही है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। अर्थात इस पाठ में लेखक ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो वास्तविक जीवन में कुछ और हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने कुछ और होने का दिखावा करते हैं। और आज के समय में भी हमारे आसपास के समाज में भी हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका जीवन वास्तव में कुछ और है और लोगों के सामने कुछ और है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल अर्थात केंद्रीय स्थान, अर्थात कोई मेन स्टेशन। मेन स्टेशन से कोई यात्रियों की गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन अर्थात यात्रियों की ट्रेन चल पड़ने की अर्थात चलने के लिए लगभग तैयार थी और सीटी की आवाज आ रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। इस पाठ में लेखक यह सोचता है कि उसने कहीं दूर तो जाना नहीं है, पास के ही किसी स्टेशन पर उतरना है, अतः क्यों न आराम से बैठा जाए और किसी कहानी के बारे में भी सोचा जा सके तथा गाड़ी की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद वह ले सके। यह सब सोचकर लेखक ने टिकट जो है सेकंड क्लास का ले लिया। गाड़ी छूट रही थी अर्थात गाड़ी धीरे धीरे चलने के लिए तैयार थी। सेकंड क्लास के डिब्बे को लेखक खाली समझकर एकाएक उसमें दौड़कर चढ़ जाता है। जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ते हैं तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात जिसमें कोई व्यक्ति न हो, प्रतिकूल अपोजिट। अर्थात जैसा कि लेखक को अनुमान था कि यह डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, अर्थात इसमें कोई नहीं बैठा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। सामने की बर्थ पर अर्थात सामने की सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के अर्थात लखनऊ के नवाबों जैसे दिखने वाले एक सफेद पोश सज्जन, एक भले व्यक्ति बड़े ही सुविधा से बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और जैसे ही लेखक डिब्बे में
चढ़ा तो उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में, अर्थात वे बड़े ही आराम से बैठे थे, और जब उन्होंने लेखक को एकाएक डिब्बे में देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बाधा आ गई है, अर्थात वे जरा भी उसे देखकर संतुष्ट नहीं हुए। सोचा सोचा अर्थात इसमें लेखक सोचने लगते हैं कि हो सकता है ये भी किसी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। अर्थात लेखक ने जब उनके चेहरे को देखा, नवाब के चेहरे को, कि उनके चेहरे पर कोई अजीब से भाव दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा होगा कि हो सकता है ये भी मेरी तरह किसी कहानी की चिंता में डूबे हों और खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अब ये मेरे सामने रखे हुए खीरे देखेंगे और लगेगा कि मैं नवाब होकर नवाब जैसा बनता हूँ, लेकिन खीरे जैसी एक मामूली सी वस्तु खाने का शौक रखता हूँ। तो ये सब देखकर शायद वे संकोच में पड़ गए होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात नवाब साहब को जरा भी उत्सुकता नहीं हुई कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आया है और मैंने उससे औपचारिकतावश या किसी भी तरीके से कुछ बोलना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हमने अर्थात लेखक ने भी उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। तो लेखक को भी यह लगा कि अगर इनको कोई उत्साह नहीं है मुझसे बोलने का, तो मैं भी इनके साथ क्यों बोलूं। दोनों चुपचाप बैठ गई। ठाली अर्थात खाली बैठे, क्योंकि जो लेखक या कवि होते हैं वो मन ही मन कुछ सोचते रहते हैं, तो यही आदत लेखक की भी थी कि खाली बैठे कुछ ना कुछ वे सोचते रहते थे। अब लेखक खाली बैठे हैं सीट पर आराम से, और वे लगातार नवाब के बारे में ही सोचते जा रहे हैं कि हो सकता है इन नवाब की असुविधा और संकोच के कारणों का अनुमान वे करने लगते हैं कि अर्थात कि मेरे सामने बैठे हुए इन नवाब को इतना संकोच और असुविधा क्यों हो रही है। हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत अर्थात पैसों की बचत करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा, और अब नवाब ने मुझे सामने देख लिया और सोचते होंगे कि ये क्या सोचेंगे कि कोई नवाब सेकंड क्लास में कैसे सफ़र कर सकता है, या फिर बार बार वो ये देख रहे होंगे कि नवाबों के सामने खीरे जैसी एक छोटी सी वस्तु रखी हुई है और वे अब लेखक के सामने इस खीरे को कैसे खाएंगे। यह सब लेखक लगातार नवाब के बारे में सोचते जा रहे थे। हम कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, अर्थात लेखक तिरछी आंखों से सिर घुमा घुमाकर नवाब की ओर लगातार देख रहे हैं, और नवाब साहब का ध्यान उस समय खिड़की के बाहर की तरफ है। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, एकदम अपना सिर घुमाया, और नवाब साहब ने लेखक से कहा कि ओह आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, एकदम से नवाब साहब के जो एक्सप्रेशन जो थे इतने चेंज हो गए। लेखक को वो एकदम से अजीब सा लगा यह सब देखकर, और भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों में लथेड़ लेना चाहते हैं। अर्थात लेखक ये सोचने लगे कि इन नवाबों की मर्जी, जब मन किया किसी से बोल पड़े और जब मन किया ना बोलें। तो जवाब दिया, लेखक ने भी एकदम से उन्हें जवाब दिया बड़े ही औपचारिक तरीके से, शुक्रिया कि धन्यवाद, किबला शौक फरमाएं, कृपया आप ही इसे खाएं। अर्थात लेखक ने नवाब से खीरा खाने के लिए मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अर्थात नवाब साहब ने एक बार दोबारा खिड़की की ओर देखा और
खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। अब उन्होंने क्या किया, इस खीरे को काटने की, छीलने की बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि नवाब हर चीज को बड़े ही खास तरीके से करते हैं, तो उन्होंने वो सब करने का दिखावा किया। सीट के नीचे से उन्होंने लोटा उठाया, खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अपनी जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरों के सिर काटने का मतलब है कि पहले खीरे कड़वे हुआ करते थे, तो उनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए खीरों के ऊपर वाले सिरे को काट दिया जाता था और उसे खीरे पर रगड़कर एक तरह का झाग निकलता था। उस झाग में ही खीरे की जो कड़वाहट है वो सारी बाहर आ जाती थी और खीरा मीठा हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आज हम खीरे को छीलते हैं और सीधे तरीके से खा लेते हैं, खीरे कड़वे भी नहीं होते। तो उन्होंने खीरे को सिरों को काटा चाकू से, उन्हें गोद कर झाग निकाला, अर्थात उन्हें आपस में रगड़कर उस पर झाग निकाला और बड़े एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अर्थात खीरे के टुकड़े करते गए, फांकें अर्थात खीरे के वे टुकड़े करते गए और बड़े अच्छे तरीके से तौलिए पर एक एक करके सजाकर रखते गए। और उन्होंने उस समय खीरों के साथ जो है स्टेशन से खीरों के ऊपर लगाया जाने वाला, अर्थात खीरों के स्वाद को बढ़ाने के लिए जो मसाला होता है, नमक, मिर्च, जीरा, इस तरह का कोई मटेरियल सॉल्यूशन मसाला खरीद लिया होगा, उसकी पुड़िया उन्होंने खरीदी है और उसे उन्होंने खीरे के टुकड़ों पर बुरक दिया, जैसा कि हम कोई सैलेड या फ्रूट काट कर उस पर कोई मसाला लगाकर खाते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी अर्थात चुटकी में उसे भरा और उस पर बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, अर्थात जब वे ये सब कार्य कर रहे थे तो उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, भाव भंगिमा, जबड़ों के स्फुरण से, जबड़े अर्थात स्फुरण अर्थात जबड़ों में से भी पानी निकल रहा था, जैसे कि हम किसी बहुत अच्छी चीज, जिस चीज को हम पसंद करते हैं खाना और हमें कहीं से उसकी खुशबू आती है, तो उसकी खुशबू से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो उसी तरह से जब नवाब साहब खीरे को काट रहे थे, उस पर मसाला लगा रहे थे, तो ये सब देखकर नवाब साहब की मुंह में भी पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। लेखक लगातार उन्हें देखता जा रहा है और सोचता जा रहा है। मियाँ रईस बनते हैं कि बड़े रईस बनते हैं, बड़ी अमीरी का दिखावा करते हैं, लेकिन आज सारी अमीरी उतर कर सामने आ गई। लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, अर्थात ये छोटी मोटी खीरे जैसी वस्तुएं खाने का शौक रखते हैं, तो इसे देखकर इनकी सारी अमीरी दिखाई दे रही है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। नवाब साहब ने खीरा काटकर जब तैयार किया, दोबारा से लेखक की ओर देखा और बोले, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा कहने का तात्पर्य जैसे हम अपने किसी मित्र को कहते हैं कि इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत टेस्टी है, इसे खाने में मजा आएगा। तो इसी प्रकार से लेखक ने नवाब ने भी लेखक को कहा कि शौक कीजिए, ले लीजिए, आप भी, बहुत ही अच्छा खीरा है।